और भाई क्या हालचाल, सब कुछ बढ़िया। तो क्लास 9 के मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स, मेरे होनहार स्टूडेंट्स, हमने पिछले दो लेक्चर में साइंस का पहला चैप्टर शुरू किए थे और पिछले दो लेक्चर में हमने उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करके आ रहे हैं। और ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले दो लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे मैटर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर जो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, तीनों स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और तीनों स्टेट्स को हम ब्रीफली पढ़ लिए थे। तो ये आज हमारा है तीसरा लेक्चर। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, मान लो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का, सॉरी, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का हम मान लो उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो स्टेट के ऊपर क्या बदलाव आती है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आती है, ये हम आज ब्रीफली इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और एक एक पॉइंट, ये सारे बुलेट पॉइंट से इसे आपको नोट करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और एक वीडियो आएगी, उसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो भी रह जाएंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी पे चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो पहला हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है। टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर एक एनर्जी होती है, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ से आती है, हीट से आती है। जब हम किसी भी स्टेट को एनर्जी देते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर में ही कन्वर्ट हो जाती है वो। मान लो कि मैं किसी को हीट एनर्जी दिया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। उसी से हीट रिलीज कर दिया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। टेम्परेचर एक स्केल होती है हीट एनर्जी की, ठीक है। तो क्या मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर जो है उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्यों चेंज नहीं कर सकता है। हमने हमारा आम जिंदगी में, आम लाइफ में देखे हैं कि वाटर को ही ले लो एग्जांपल, बहुत ही अच्छा खासा एग्जांपल है। फ्रिज में बर्फ है, घर के बाथरूम के बाल्टी में पानी है, और किचन में मम्मी क्या कर रही है, पानी को बॉईल करके उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रही है। ये तो हमने बचपन से देखते आ गए हैं कि मैटर जो है अपना जो स्टेट वो चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता रहता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो बिल्कुल अपना टेम्परेचर क्या करता रहता है, अपना सॉरी स्टेट क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। हमने पढ़ा है कि जो वाटर है हमारा, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है हमेशा, या फिर लिक्विड स्टेट ऑफ H2O को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। देन सॉलिड स्टेट ऑफ H2O को हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। H2O वाटर की फॉर्मूला होती है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है। और गैस के फॉर्म में H2O क्या होती है, वाटर वेपर कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है, कैसे होता है जब हम किसी भी मैटर का एनर्जी जब उसको देते हैं, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, उसकी स्टेट कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, हम पहले सॉलिड स्टेट का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि सॉलिड जो होती है बहुत रिजिड फॉर्म में होती है, और उसको मेल्ट करना या फिर पिघलाना हमारे लिए बहुत हार्ड होती है, और उसको बहुत हमको एनर्जी देना पड़ता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर मान लो, ये सॉलिड का एक ब्लॉक है, आइस है, मान लो आइस क्यूब है, ठीक है। आइस क्यूब में H2O का मॉलिक्यूल्स जो है, उसका H2O मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स जो है वो ऐसे ऐसे एक छोटे से जगह में, ठीक है, क्योंकि उनका सॉलिड है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए तो ये क्या मतलब एक परफेक्ट शेप और परफेक्ट साइज को मेंटेन कर पा रहे हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या है, ज्यादा है। जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, इसको क्या दिए नीचे से टेम्परेचर, टेम्परेचर दिए मतलब क्या दी, एनर्जी दिए, ठीक है। जब एनर्जी दे, एनर्जी क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको क्या करेगा, धीरे धीरे तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि हमने इसको एनर्जी दी, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो स्लो स्लो मूव कर रहे थे, इनका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट एट ए ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल तो ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे थे, बट काइनेटिक एनर्जी देने के बाद बहुत ही एक और तेजी से क्या करना शुरू कर दिए, वाइब्रेट करना शुरू कर दिए, ऐसे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर दिए।
सो वही एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, यही जो एनर्जी हमने दिए थे इसको, ये ओवरकम कर दिया। ठीक है, किसके किसको ओवरकम कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना एनर्जी उन दोनों के बीच था, जितना फोर्स वो एनर्जी को खर्चा करके जितना फोर्स लगाते थे एक दूसरे के बीच, उसको ओवरकम कर दिया किसने, हमारे टेम्परेचर, हमारे काइनेटिक एनर्जी ने। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट टू मूव फ्रीली। जिसके कारण क्या हुआ, ये उनका फिक्स्ड पोजीशन था, तो इसको ये छोड़ के फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने जो फोर्स दिया, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ दिया। एक ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही होती है अ स्टेट वेयर सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड। यही स्टेट होती है जहां पे सॉलिड क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, आप बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सब कुछ होती है। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सब कुछ होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हो तो जो पार्टिकल्स है वो क्या रहेंगे, सॉलिड में रहेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो तो गैस में रहेंगे। अगर एक इंटरमीडिएट स्टेट में रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो जो स्टेट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मैटर कर, मतलब वही मैटर करती है। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल सकता है जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। फिलहाल तो अभी हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब टेम्परेचर हम उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होगा, उसको ओवरकम करेगा क्या, हमारा हीट एनर्जी, हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया। तो इसके बाद आएंगे हम, तो हमने अभी पढ़ लिया था कि सॉलिड को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर होती है, काइनेटिक एनर्जी ये पार्टिकल का बढ़ा देती है। मैटर के अंदर जो पार्टिकल होता है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है और उसको बहुत तेजी से वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देता है। जिसकी वजह से क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है वो टूट जाती है, और टूट के सॉलिड क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे पास, जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और सॉलिड का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर एक सॉलिड का, जिसका नाम होती है हमारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसका नाम होती है मेल्टिंग पॉइंट। क्या नाम होती है, मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लेकर आया है। अ मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच, अ मिनिमम टेम्परेचर जो सबसे मिनिमम रहता है, ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच a solid melts and is converted to liquid। जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जहां पर सॉलिड क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सॉलिड मेल्ट होती है और लिक्विड में कन्वर्ट होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होती है, 1 atm। ठीक है, 1 atm को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर हमेशा मेंटेन रहना जरूरी है, तभी जाके उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो किसी भी चीज को हम सी लेवल पे मेल्ट कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक रहेगा। अगर हम उसको क्या करेंगे, मान लो किसी कोई सा भी पहाड़ी इलाके पर जाकर मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करने के लिए उसको हम ट्राई करेंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही आएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, तो अ मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे, आप ऐसे समझिए कि सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सॉलिड एक मिनिमम टेम्परेचर पे मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between them। ये एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट किसका इंडिकेशन करता है। हम अभी पढ़े थे कि कभी मेल्ट होती है, जब सॉलिड के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जब बहुत ही टूट जाते हैं, फिर हम कह सकते हैं कम हो जाते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है एक इंडिकेशन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता रहता है कि मेल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। मान लो किसी भी सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन बिटवीन पार्टिकल्स वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, और मान लो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मेल्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करती है, फिर मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन।
अब बोले केल्विन क्या है, केल्विन कुछ नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस। 273 को हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा लो, राउंड फिगर में ले लो, 273 को हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम आइस सॉलिड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या सबका मेल्टिंग पॉइंट एक नहीं, सबका मेल्टिंग पॉइंट एक नहीं है। क्यों एक नहीं है, अभी हमने बताया, क्योंकि सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम नहीं होता, सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है मैटर टू मैटर। जो लोहे होते हैं, आयरन होती है सबसे स्ट्रांग होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000, 1500 इसमें जाता है, 3200। ठीक है, और टंगस्टन जो होता है हमारा सबसे हार्ड मटेरियल होती है, जो लाइट के बल्ब में इस्तेमाल होती है, उसके फिलामेंट में उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही और ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आप केल्विन में याद रखिए 273 डिग्री केल्विन, सॉरी 273 केल्विन या फिर 273.15 केल्विन, क्योंकि जो केल्विन होती है वो हम केमिस्ट्री में या फिर आगे जाके फिजिक्स में हमेशा केल्विन स्केल को ही इस्तेमाल करेंगे। तो चेंज ऑफ सॉलिड, ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। जब मान लो कोई भी स्टेट है वो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन का नाम देंगे। फ्यूजन का नाम दिया गया है। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मेल्ट होकर सॉलिड जब मेल्ट होती है तो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे आप। सो अब जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा लैटेंट हीट की। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी हम देखेंगे। आप इतना बड़ा डेफिनेशन देख के घबराइएगा मत, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। एक बार अच्छे से सुनिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा, तो आप अपने एग्जाम में आराम से निकलेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ लेक्चर के बीच। अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। सॉलिड अपना स्टेट हीट गेन करके या फिर हीट को अब्जॉर्ब करके सॉलिड क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है, जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, उनका क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या फिर 1 atm में या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब एक सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट इनटू लिक्विड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, तब हम उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, बट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, अभी हमने और एक चीज भी पढ़े थे, फ्यूजन। फ्यूजन हम किसको कहेंगे, फ्यूजन हम जब सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट होती है, उसको फ्यूजन, हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि आइस सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होती है, जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। बट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है कि आइस मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको हमने हीट दिया, हीट देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। बट देखा गया कि वाटर का भी जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, मान लो आपके पास 0 रुपया है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है इसका, 0 रुपया है, और मैंने आपको क्या दिया, 2 रुपया दिया, तो आपके पास तो 2 होना चाहिए था ना, ये 0 कैसे हो गया। यही चीज क्या हुआ, साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि ये 0 डिग्री क्या, सॉरी आइस का तो था 0 डिग्री सेल्सियस, और एनर्जी देने के बाद, कुछ उसको एनर्जी देने के बाद उसका एनर्जी बढ़ना चाहिए, मतलब एनर्जी बढ़ना चाहिए मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हीट तो टेम्परेचर का ही एक इंडिकेशन है, या फिर हीट टेम्परेचर दोनों ही सेम चीज होते हैं। बट उसका टेम्परेचर क्या हुआ, वही 0 डिग्री रह गया। साइंटिस्ट ने क्या किए, एक नया टर्म लाया जिसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो लैटेंट का मीनिंग होती है वो होती है हिडन। लैटेंट का क्या मीनिंग होती है, लैटेंट का मीनिंग होती है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, तो साइंटिस्ट ने नाम दिया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब छुपा हुआ एनर्जी जो फ्यूज करती है किसको, सॉलिड को लिक्विड में। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट चाहिए, ठीक है, कितना हीट 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, वही सेम चीज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion। तीनों चीज याद रखना है आपको डेफिनेशन को अच्छे से याद रखने के लिए। एक होती है 1 kg ऑफ सॉलिड, इसको नोट डाउन करिएगा, 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है,
फिर सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आएगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप एक, दो, तीन, चार, ये चार वर्ड को याद करेंगे तभी जाके तभी जाके आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure in its melting point is known as latent heat of fusion। क्यों latent heat of fusion हम कहेंगे? क्योंकि ये जो हीट है ये छुपा हुआ रहेगा। छुपा हुआ रहेगा मतलब उसका टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। ये हीट कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये हीट इस्तेमाल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब हम तोड़ेंगे, ये हीट सारे क्या होगा, उसको तभी इस्तेमाल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, फिर उसको तोड़ने के लिए। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के उसको लूज बनाएंगे पार्टिकल को। पार्टिकल जब लूज बन जाएंगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। आइस का क्या होती है? मान लो आइस कितना डिग्री में मेल्ट होती है? 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ लिया। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने ये देखा कि आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और मेल्ट होने के बाद वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है। या फिर 273 केल्विन है। तो हम क्या कह सकते हैं? आइस के पास ज्यादा एनर्जी है या फिर वाटर के पास एनर्जी है ज्यादा? यार हमने तो आइस को एनर्जी दिया और आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया, और जो एनर्जी दिया और आइस में जो एनर्जी है वो दोनों एनर्जी किस में है? वाटर में है, क्योंकि आइस तो अब नहीं रहा, आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस have more energy as compared to the particles of ice at the same temperature, ठीक है। तो जो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है दोनों का, ये एक ये है, एक ये है आइस और एक ये है वाटर। वाटर ब्लू कलर का होती है, एक ये है वाटर, ये है आइस, ठीक है। ये आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, और पहले का आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया और इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बट इसके पास ज्यादा एनर्जी है इससे। क्यों? क्योंकि इसको हम एनर्जी देके मेल्ट कराए हैं, तो इसीलिए इसके पास ज्यादा एनर्जी है। भले ही इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट अगर दोनों का एनर्जी कंपेयर करेंगे तो वाटर का एनर्जी ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी वो लैटेंट है, हिडन है। लैटेंट हीट इसके अंदर छुपी हुई है एनर्जी, ठीक है। सो द पार्टिकल इन वाटर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। सो अभी हमने पढ़ लिए हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया, और सॉलिड कैसे चेंज होती है, कैसे अपना स्टेट चेंज करता है लिक्विड में, वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट टू कन्वर्ट करेंगे लिक्विड को। किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तब वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है? उसका जो पार्टिकल्स रहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है? इतना स्ट्रांग था, उसको थोड़ा सा कम करके सॉलिड स्टेट को हम क्या करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार लिक्विड को जब हम हीट देंगे, ठीक है, वो किस स्टेट में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉलिड अपना स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट किया। लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इंटरमीडिएट स्टेट के मतलब इंटरमीडिएट जैसा ही रहता है, तो उसी को हम क्या करेंगे? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके, गैस में क्या रहते हैं? बहुत ही कम रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना के बराबर या फिर बहुत कम। तो इंटरमीडिएट को हम जाते हैं कहाँ पे? ऑलमोस्ट इफ इट टेंड्स टुवर्ड्स जीरो की तरफ से। सो व्हेन यू स्टार्ट टू सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, ठीक है, जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, वाटर को जब हम गर्म करेंगे, गैस लेके चूल्हे में रख देंगे, इंडक्शन बेस में रख देंगे, पार्टिकल्स इवन स्टार्ट मूविंग फास्टर। जो वाटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो तो ऐसे उनके बीच बहुत ही मतलब बहुत ही नहीं कह सकते, एक इंटरमीडिएट, एक मिनिमम, एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनके पास रहता है। सॉलिड से ज्यादा तो रहता ही है वाटर के पास, क्योंकि वो उसका स्टेट जो है वो लिक्विड है, ठीक है। बट जब हम उसको हीट देंगे वो और फास्टर मूव करना शुरू कर देंगे। जब हम सॉलिड स्टेट को जब हम हीट दिए थे, सॉलिड स्टेट का पार्टिकल क्या किया? अपना फिक्स पोजीशन को तोड़ के, अपना फिक्स जो पोजीशन रहता है बैरियर को तोड़ के थोड़ा फ्रीली मूव करना शुरू कर दिए। बट जब फ्रीली मूव करना शुरू कर दिए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो जब लिक्विड को और हमने हीट दिया तो और वो और फ्रीली मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है। जब हम हीट एनर्जी देंगे किसको? वाटर को, तो पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, ठीक है। एट अ सर्टेन टेंपरेचर, एक ऐसे टेंपरेचर आएगा, सर्टेन टेंपरेचर, a point is reached where the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature liquid start to change into gas, ठीक है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन जैसे सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया था,
वैसे आपको लिखना है, ठीक है। एट एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, एक ऐसे टेम्परेचर आएगा, हम उसको हीट देते रहेंगे। एक ऐसे टेम्परेचर आएगा, एक पॉइंट पे क्या होगा, जब पार्टिकल्स के पास इतना एनर्जी हो जाएगा, इतना एनर्जी आ जाएगा, तो इतना तेजी से मूव करने या फिर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। वो जो अपने के बंधन है ना, उसको तोड़ के अपने एक दूसरे का जो बॉन्ड होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को जो ऐसे हक करके रखते हैं, ऐसे रखे होंगे, तो उसको छोड़ के, ठीक है, फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, उसको वहां से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट टू चेंज इनटू गैस। इस यही टेम्परेचर में लिक्विड क्या होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आइस को जब हम 273 केल्विन एनर्जी देंगे या फिर टेम्परेचर देंगे, तो वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वाटर को जब हम 373 केल्विन देंगे, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसका क्या, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं 100 डिग्री, 100 केल्विन, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। ये 273 केल्विन है, ये 373 केल्विन है, ठीक है। A temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point। ये boiling point का सिंपल डेफिनेशन है, जैसे melting point का डेफिनेशन था। A temperature at which liquid state, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड ही बॉयल होती है गैस में। लिक्विड स्टेट स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मेल्टिंग पॉइंट में भी था, ये हर जगह रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। लिक्विड स्टेट स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग इज अ ब्लक फिनोमिना, बॉइलिंग इज अ ब्लक फिनोमिना। क्या होती है, भारी मात्रा में बॉईल करना शुरू करते हैं, जब मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल जो होती है भारी मात्रा में बॉईल करना शुरू करते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। देखिए मान लो यहाँ पे एक कटोरी में क्या है, पानी है। ऐसा नहीं होती कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी ले लिया और ऊपर जाके वेपर हो गया, नहीं। बॉइलिंग जो होती है ब्लॉक फिनोमिना होती है। एक ब्लॉक में पार्टिकल क्या करते हैं, ठीक है, ये लिखा है पार्टिकल फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। एक ब्लॉक का पार्टिकल, एक ब्लॉक क्या होती है, एनफ एनर्जी गेन करती है, फिर ये डिसाइड करते हैं हमको अभी वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे, वर्ड्स करके लिखना तो लिख लीजिए। तो अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने के बाद एक बताइए, एक सवाल का आंसर देना कमेंट बॉक्स में। जब वाटर बॉयल होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, क्या क्या सवाल है भाई। वाटर जब बॉयल होती है वेपर में कन्वर्ट होती है। तो एक टर्म आती है हमारे पास, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसी का रिगार्डिंग ही वेपराइजेशन आती है, बहुत ही इजी है। जैसे हमने पढ़े थे कि लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़े थे, लैटेंट या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़े थे, वैसे ही पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जैसे ही हमने पढ़े थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे ही हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ही इजी है, सेम है, ध्यान से सुनिएगा, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बीट बाय बीट, लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, लेक्चर लंबा होती जा रही है, एक चैप्टर को फिनिश करने में बाकी टीचर्स हैं एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, मैं 3 लेक्चर 4 लेक्चर तक लेकर जाता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ भी नहीं छूटेगा। सारा का सारा लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे नोट्स, ये नोट्स, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बाकी रहेगा इस चैप्टर का, उसको हम कवर करेंगे। तो क्या होती है, हमने पढ़ लिया था अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, फिर 373 केल्विन पे क्या होती है, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होती है, बोलो, वेपर में, ठीक है। वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, क्या पढ़े थे कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको मेल्ट करने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर हमारे पास आ गया, तो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एनर्जी वाटर के पास ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो आइस से मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और जो मेल्टिंग पॉइंट के मेल्ट करने की जो एनर्जी है वो आइस वाटर के अंदर छुपी हुई है, लैटेंट है, लैटेंट हिडन है, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह ही अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में कोई वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर का वेपर है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा, कौन ज्यादा आपको गर्मी देगी या फिर कौन आपको ज्यादा दर्द देगा गर्म, तो वो है वेपर। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर के पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि हमने वाटर को एनर्जी ही देकर वाटर वेपर में कन्वर्ट करा दिए, और जो जो एंड में निकल के आया वो है हमारा वाटर वेपर। सो पार्टिकल्स इन स्टीम मतलब वाटर वेपर एट 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस have more energy than the water at the same temperature, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में एक जगह पे हमारे पास वाटर है, एक कंटेनर में, एक बाल्टी भर के हम पानी भर रखे हैं 100 डिग्री सेल्सियस का, एक
एयर टाइट कंटेनर में हमने वाटर का वेपर भर रखे 100 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो दोनों में से किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली वाटर वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि वाटर से कन्वर्ट होकर वाटर वेपर बना है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। जैसे कि मान लो आप अभी बच्चे हो, ठीक है, और आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेके कोई अच्छा सा जॉब किए, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए, ठीक है। तो आईएएस आईपीएस बनने के बाद और एक मान लो आप बहुत जल्दी बन गया, या फिर आईएएस आईपीएस को छोड़ा आप बिजनेसमैन बन गए 10वीं क्लास में, और एक 10वीं क्लास का बच्चा ले आएंगे, तो आप दोनों तो सेम हो, ठीक है, बट किसके पास ज्यादा पैसा होगा? ऑब्वियसली आपके पास, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसा होती है। तो क्यों आप वैसा है? क्योंकि आप बच्चे को जब हम फोर्स किए, स्ट्रगल दिए, उसको एनर्जी, उसको बहुत सारा नॉलेज दिए, तभी जाके आप एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। तो बट आप आए कहां से? वही 10th क्लास से बच्चे से तो आए हैं, बट वैसे ही वाटर को जब हमने एनर्जी, वाटर बन गया, आपको जब हमने नॉलेज दिया, फुल गाइडेंस दिया, आपने बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। इसी वजह से आपके पास ज्यादा पैसा है। तो वाटर को हमने जब एनर्जी दिया, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसी वजह से वाटर वेपर के पास ज्यादा एनर्जी है। और वो एनर्जी कहाँ है? वो एनर्जी छुपी हुई है, लैटेंट हीट है। So this is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ वेपर जो है वो ऑब्जर्व कर रखे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एनर्जी लैटेंट हीट के फॉर्म में है, छुपी हुई है उनके अंदर, इसीलिए उसका एनर्जी ज्यादा है। जब सॉलिड, ये छोटा सा कन्वर्जन का टेबल है, इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड को जब हम हीट देते हैं वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और लिक्विड को जब हम हीट देते हैं वो कन्वर्ट होती है गैस में, ठीक है। और वैसे ही अगर उल्टा है कि गैस को जब हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होगा? ठंडा करेंगे का मतलब क्या होती है? ठंडा करेंगे का मतलब ये नहीं होती कि हम उसको फ्रिज में लगा दें, तो ये हो सकती है, बट वैसे नहीं हो। ठंडा करने का मतलब ये होता है हम वहां से एनर्जी ले आए, ठीक है। उनका एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का होती है, गैस में क्या होती है? पार्टिकल ऐसे 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 रैंडमली मूव करते रहते हैं। उनका एनर्जी, उनका काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम ले आए इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। उसको हम किसी और डायरेक्शन में ले आए, तो जब हम ठंडा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड के पास फिर भी अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल्स के होगा, ठीक है। अब उसको अगर काइनेटिक एनर्जी अगर ठंडा कर देंगे तो क्या होगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर मतलब स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेंपरेचर। अगर हम टेंपरेचर को चेंज करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर हम टेंपरेचर को चेंज करेंगे तो मैटर का जो स्टेट है वो क्या है? वो भी चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो जब हम किसी भी मैटर का क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो उसका क्या होगा? स्टेट भी चेंज होता रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर अगर हम प्रेशर देंगे तो वो किस में सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के बाद अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम किसी भी मैटर के स्टेट के ऊपर, ठीक है, प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो मैटर के स्टेट में क्या बदलाव आता है? हमने तो पहले ही पढ़ लिया कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बदलाव क्या आता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो गैस में कन्वर्ट होती है, जब गैस का टेम्परेचर घटाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और जब लिक्विड का टेम्परेचर घटाते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर की बारी, प्रेशर को चेंज करके देखते हैं, मजा आएगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, अच्छे से देखिए लेक्चर को। जो पहला चीज है वो है, ये हमको समझना पड़ेगा। शुरुआत क्लास से मैं आपको बोलते आया हूँ, आपको समझाता आया हूँ कि डिफरेंस इन वेरियस स्टेट, जो डिफरेंस है एक स्टेट के और दूसरे स्टेट के बीच, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच, वो क्यों? क्योंकि is due to the difference in the distance between the constituent particles। उनके जो बने होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो भी अपने पार्टिकल से बने होते हैं, उनका पार्टिकल के बीच का जो गैप है वही डिसाइड करते हैं ये सॉलिड होंगे, ये लिक्विड होंगे या गैस हो गया। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहे थे। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर गैप बहुत कम हो गया तो मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसीलिए गैप बहुत कम है। अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो गया इन स्टेट गैसेस स्टेट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो बहुत वीक है तो इसीलिए उनका बीच जो गैप है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अगर और एक गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। आइए इसको भी पढ़ते हैं।
इसको अच्छे से समझिए। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी पार्टिकल से बना होता है कोई भी स्टेट, उनका जो स्टेट कैसे रहता है, मतलब उनका स्टेट जो है वो कैसे हम बोल सकते हैं कि सॉलिड है और लिक्विड और गैस है, क्योंकि उनके पार्टिकल का जो गैप है एक दूसरे के बीच वही डिसाइड करती है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो, या फिर पार्टिकल की गैप कह लो, वही डिसाइड करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। सो जब अप्लाई प्रेशर, जब हम किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका जो पार्टिकल के बीच जो गैप है उसको हम कम कराएंगे। और रिड्यूसिंग टेम्परेचर सेम चीज है, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। जब टेम्परेचर को हम रिड्यूस करवाएंगे तब क्या होगा, उनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो धीरे 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 क्या आएंगे, पास में आते जाएंगे, वो रैंडमली मूव नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं। टेम्परेचर कम कर देंगे मतलब वहां से एनर्जी ले आए, तो उनका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कम हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कम हो गया तो क्या होगा, उनके बीच जो है गैप जो है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो अप्लाई प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या, लिक्विफाई गैसेस, ठीक है, गैस को क्या कर सकता है, लिक्विफाई मतलब लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है कब, जब हम गैस को प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर टेम्परेचर कम कराएंगे इसका, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ड्राई आइस की, ठीक है। ड्राई आइस किसको हम कहते हैं, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड CO2 आप सुने होंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, जिसके राइज होने से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो बट सॉलिड CO2 का मतलब क्या होती है, CO2 को जब हम सॉलिड के फॉर्म में रखेंगे लेबोरेटरी में या फिर कहीं पर भी, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई आइस कहेंगे। क्यों ड्राई आइस कहेंगे, क्यों, क्या रीजन है, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm, ठीक है। CO2 तो एक गैस है, उसको हम बहुत प्रेशर करके क्या करेंगे, सॉलिड के फॉर्म में लेकर आएंगे। देखो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पर क्या है, CO2 सॉलिड के फॉर्म में, तो सोचो कितना प्रेशर अप्लाई किए हैं हमने सॉलिड CO2 के ऊपर। तो जब सॉलिड CO2 को जब हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके रखे हैं इसीलिए तो वो सॉलिड है, जब उसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो 1 atm में कन्वर्ट, जब 1 atm प्रेशर को लेकर आएंगे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर आएंगे हम, वो डायरेक्टली क्या होगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा रूम है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बनी हुई है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसी में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सब कुछ गैसेस है। तो आप देखे होंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस फॉर्म में है। तो हमने क्या कर रहे हैं, कंटेनर में प्रेशर देकर उसको सॉलिड फॉर्म में बना रखे हैं, जब हम उसको क्या करेंगे, गैसेस स्टेट में ले आएंगे या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जा बिल्कुल नहीं जाएगा लिक्विड स्टेट में वो, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसका जो धर्म है, उसका धर्म ही है गैसेस फॉर्म में रहने के लिए, ठीक है। तो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सॉलिड के फॉर्म में तो सॉलिड रहता है, जब हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आते हैं तब वो क्या होती है, डायरेक्ट गैस के फॉर्म में रिलीज होती है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। thus we can say that pressure and temperature, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये दोनों चीज डिटरमाइन करते हैं क्या, स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों जो स्टेट है ये कौन डिटरमाइन करता है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, तब हम टेम्परेचर कम करते हैं फिर घटाते हैं तब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, लिक्विड का टेम्परेचर घटाते ही कन्वर्ट होती है किसमें, सॉलिड में। आप देखे होंगे, जैसे हम एग्जांपल लेंगे आइस को जब हम गरम करेंगे, हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को जब और हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर आप देखे होंगे आसमान में जाके, आइस बादल में कन्वर्ट हो जाके, बादल रहता है ना, तो बादल जब बरसते हैं, ठीक है, तब वो वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो उसी वाटर को जब हम ठंडा करते हैं फ्रीज में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बात आई प्रेशर की, जब हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, गैस को हम जब कंप्रेस करेंगे, क्योंकि गैस का तो
नेचर ही है, उसका धर्म भी है कि हम उसको कंप्रेसिबिलिटी गैस का ज़्यादा रहता है, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड कर सकते हैं और CO2 को कंप्रेस करके सॉलिड कर सकते हैं। प्रेशर को रिलीज करके या फिर प्रेशर को डिक्रीज करके हम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड में भी आ सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड भी आ सकते हैं या फिर सॉलिड टू गैस। तो ये रहा। और एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो है कपूर। आपके पूजा घर में यूज होगा कपूर। कपूर क्या होती है, अगर आप कपूर को बाहर रखोगे सॉलिड को, वो डायरेक्ट क्या होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर और थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, प्रेशर को जब हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो फिर क्या सब इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। अभी हम पढ़ेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, याद भी रह जाएगा और इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है क्लॉकवाइज, जैसे हमारा घड़ी क्या करता है, घूमता है। ठीक है, ऐसे 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 घड़ी घूमता है। ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हमेशा याद रखना। ठीक है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, फ्यूजन में हम पढ़े थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तब उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। हमने पढ़े थे वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, वाटर जब किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर वेपर में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, वेपराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो वेपराइजेशन, याद रखने के लिए सिंपल है। तो हमारे किचन में पानी, जब पानी को जब गर्म करते हैं वेपर होते हैं, वेपराइजेशन। जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। गैस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होंगे, कंप्रेस करके। ठीक है। सॉलिड CO2 हमने पढ़ा था अभी, सॉलिड CO2 ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस को हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर में रखते हैं। जैसे हम उसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं, फिर प्रेशर रिलीज कर देते हैं, तो वो तुरंत एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर आके गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब गैस को हम हाई प्रेशर करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, डिपोजिट करेंगे, तब वो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। ऐसे याद रख लो कि गैस का पार्टिकल को एक जगह डिपोजिट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, एक जगह डिपोजिट करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। जब लिक्विड, ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तब हम उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आप एक कटोरी में पानी ले लो, उसको फ्रीजर में रख लो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। बादलों में ऊपर जब बारिश की तैयारी होती है, ठीक है, ऊपर आसमान में, तब क्या होती है, वाटर वेपर्स यानी कि गैस, वाटर वेपर्स यानी कि गैस, गैस क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तभी तो जाके वो नीचे आके बरसते हैं। तो वहां पर क्या होती है, कंडेंसेशन होते हैं। गैस को जब हम ठंडा करते हैं, ऊपर टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, जब हम ठंडा कर लेते हैं वो क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होकर क्या क्या देते हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन नाम देते हैं हम। ठीक है। और जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड गैस में कब कन्वर्ट होते हैं, आपके पूजा घर में कपूर रखा होगा, या फिर आप कोई कोई भी रखते हैं, मतलब ड्रेसेस के अंदर नया नया ड्रेस लाए, उसके अंदर कपूर रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। कपूर क्या करता है, सॉलिड टू गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको नाम देते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन के पास हमने एक और चीज पढ़े थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। वेपराइजेशन कब होती है, जब पानी को हम गर्म करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, वेपराइजेशन दिया गया है। ठीक है। जब हम गैस को एक जगह डिपोजिट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। गैस किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एक जगह जाकर डिपोजिट होती है तो हम इसको कहते हैं डिपोजिशन। अब ये हो गया क्लॉकवाइज, अभी आएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती है तब उसका हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होती है, जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, पानी को लेके आप फ्रीजर में रख दो तो सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, जब कोई भी गैस हो गया उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। गैस कब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जब वाटर वेपर्स हमारा गर्मियों के दिनों में वाटर बॉडी से, नदी से, तालाब से पानी गर्म होकर क्या करता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर क्या होती है, ठंडा होती है। ठंडा होती है मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है उधर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तब उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहेंगे, जब कपूर
हम कपूर को बाहर ऐसे खुले में रख दो तो सॉलिड क्या होगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कन्वर्ट नहीं होएगा, ठीक है। विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस, द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था और इसको याद रखिए, स्क्रीनशॉट करिए या फिर जैसे भी आपको नोट करना है तो नोट करिएगा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप रे डायग्राम बना देंगे तो टीचर भी आपको मार्क्स दे देंगे। बहुत ही इजी टॉपिक, आसान टॉपिक है, बस एक बार बहुत अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट्स को और पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि लेक्चर बहुत ही लेंदी जा रहे हैं, 3-4 क्लासेस लग रहे हैं एक क्लासेस को खत्म करने के लिए, एक टॉपिक को, एक चैप्टर को खत्म करने के लिए बहुत ही लंबा जा रहा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी हमको पूरा सारा चीज जो है कनेक्ट कर पाएंगे, सारा चीज अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा, खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, खुद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर हमेशा पढ़ेंगे तो वही रैट रेस में फंसे रह जाएंगे। खुद के नॉलेज के लिए पढ़ेगा, देखिए एक खुशी मिलेगी, एक आपको एक जो कहते हैं ना शांति मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेपराइजेशन, सॉरी वेपराइजेशन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन क्या होती है और एवापोरेशन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी बचा कुछ रह जाएगा इस टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।